नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम अभी जो 2024 में जो जून का एग्ज़ामिनेशन हुआ था ना, जो रीनेट एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैंने ये इस टाइम पे वीडियो बनाया है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और ये टाइम अब ऐसा आ गया है कि आई होप आप सभी का जो दिसंबर में तैयारी कर रहे हैं उन सभी का रिवीजन चल रहा होगा। तो उस हिसाब से भी ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। आप प्लीज़ क्वेश्चंस को देखिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए और आंसर्स भी जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चन पेपर को, म्यूज़िक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए साफ साफ स्क्रीन पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोग सोचेंगे कि म्यूज़िक से क्यों डाल दिया है। तो ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको पता होगा हमारा जो रिसर्च वाला यूनिट है ना, तो आपको पता होगा हमारे म्यूज़िक के सिलेबस में भी ये यूनिट दे रखी है, विच इज़ यूनिट 4। तो हो सकता है वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया हो। तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, आप बड़े आराम से बता सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर इंटरनेट यूज़ करते हैं। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है फायरफॉक्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कि ध्रुपद के साथ संगति के लिए प्रयुक्त तालों की आरोही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, जो ध्रुपद गायन विधा है उसमें जो तालों का प्रयोग होता है ना, तो उसका आरोही क्रम हमें बताना है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए मात्रा के हिसाब से ही आपको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही का मतलब वही होता है कि पहले आप छोटे नंबर को चूज़ करेंगे और धीरे धीरे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको जो है वो उसके सीक्वेंस को लगाते जाएंगे। तो ताल का नंबर तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए गज झंपा में कितनी मात्रा होती है ये आपको पता होना चाहिए, चौताल का और तीव्रा सूल ताल। तो अगर आपको इसमें से कोई भी ताल नहीं पता है तो बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि वो आपकी तैयारी को वीक कर सकता है। तो तीव्रा देखिए सबसे छोटा होता है ना, ये तो सबको पता होगा, 7, राइट। तो हम सबसे पहले सी देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए वो एक ही जगह पे है, और एलिमिनेशन मेथड से ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, अभी पूछा है शोध मतलब रिसर्च में दत्त संग्रह, दत्त मतलब वही डाटा कलेक्शन जो होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो रिसर्च के अंदर जो हमारा प्राइमरी, प्राथमिक स्रोत का मतलब होता है, प्राइमरी जो हमारा सोर्स होता है वो इसमें से कौन सा नहीं है, है ना, नहीं है ये पूछा गया है, राइट। तो देखिए पांडुलिपि मतलब वही होते हैं हमारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, तो ये तो हमारा प्राइमरी सोर्स बिल्कुल होता ही है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। सिक्के भी होते हैं, राजपत्र जो है वो भी होता है ऑब्वियसली। शोध प्रबंध जो है देखिए ये एक प्राइमरी सोर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक सेकेंडरी सोर्स होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सी ताल ऐसी है जिसके अंदर 14 मात्रा होते हैं। तो बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन आ रखा है। देखिए दीपचंदी बिल्कुल होती है, झुमरा भी होता है, ठीक है, और आड़ा चौताल भी होता है। तो ए बी डी जिस ऑप्शन में है वो सही आंसर होगा, तो ये हमारा सही आंसर है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर चलिए अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है आप लोगों को, अगर आपका जो फोक म्यूज़िक वाला जो पार्ट है अगर वो वीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है। और ये क्वेश्चन मुश्किल था क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसका आंसर नहीं पता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि तीजन बाई जो है वो छत्तीसगढ़ की फोक सिंगर जो है वो मानी गई है। तो अगर आपको ये ही नाम पता होगा ना, या कोई एक भी नाम आपको पता होगा, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बात ऐसी है कि फ़ोक म्यूज़िक ऐसा यूनिट है ना जो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल कभी कभी हो जाता है ना। क्योंकि मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को फ़ोक म्यूज़िक वाला जो सेक्शन है ना, उसमें फ़ोक म्यूज़िक या फ़ोक सॉन्ग, फ़ोक डांस वो ही याद करने में इतना प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा कलाकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है,
तो ये थोड़ा टफ हो सकता है, ये यूनिट जो है थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कीजिए। ओके जी, अब ये क्वेश्चन देखिए, रस का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बी का आंसर उत्साह मतलब वीर, जो देखिए सबको पता होता है ये। रौद्र मतलब भाई क्रोध है ना, तो हम देखते हैं कहाँ पे है ए का 4 आंसर। अच्छा 2 जगह है, तो बी का 3 देख लेते हैं। तो बी का 3 देखिए यहीं पे है और ए का 4 वहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संपदी ताल कौन सी है। संपदी ताल आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। संपदी ताल ये होता है कि जिसके जो तालें होती हैं ना, उसके विभाग के अंदर मात्रा जो है ना वो सेम होती है। हर विभाग में मात्रा जो है वो सेम होती है, मतलब बराबर होती है, तो वो संपदी ताल होती है। तो देखिए रूपक तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आड़ा चौताल बिल्कुल होगा क्योंकि 2-2 का विभाग होता है, तो ये तो सही है। धमार भी नहीं होगा, एक ताल बिल्कुल होगा और 3 ताल भी होगा। ठीक है, इसमें 2-2 का विभाग होता है, इसमें 4-4 का विभाग होता है, बराबर ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके आड़ लय का मान इधर पूछा गया है और आप सभी को पता होगा आड़ लय जो है इसके अंदर 3/2 ही मानी जाएगी, विच इज़ दिस, सो दिस इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इसका भी जो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारा फोक म्यूज़िक से ही रिलेटेड आ गया है, और वो भी आर्टिस्ट है ना, फोक म्यूज़िक के जो आर्टिस्ट हैं उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। ओके चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो लोकगीत है ना वो कौन से स्टेट का फोक म्यूज़िक है। सूत किस वाद्य यंत्र में बजाया जाता है। तो देखिए सूत का जो प्रयोग है ना वो सरोद के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोद हो जाएगा। ओके तो देखिए सूत क्या होता है ये पता होना भी ज़रूरी है ना। सूत जैसे हमारी गायकी में मींड वगैरह होता है ना, मींड खटका जो सजाने के लिए जो अलंकार हमारे पास होते हैं ना गायन में, वैसे ही वादन में भी ये चीज़ होती है जिसको झमझमा सूत इस तरीके से बोला जाता है। तो सरोद में जो है वो ये सूत का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये यूनिट नंबर 1 से ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे एकदम टर्म का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ताल जो है वो किसके साथ प्रयोग होती है, तो ये आप लोगों को बताना है। देखिए आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारी धुमाली ताल होती है उसका प्रयोग कीर्तन के साथ होता है, राइट। तो अगर हम ये भी बता देंगे तो धुमाली देखिए ए बी का 3 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि खेमटा का प्रयोग जो है वो गरबा के साथ होता है। ठीक है, धुमाली का कीर्तन, भजनी जो हमारी ताल है वो अभंग के साथ प्रयोग में होती है, और जो हमारा दादरा ताल है वो गज़ल के साथ ज़्यादा प्रयोग में होता है। ओके अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही समय से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और पूछा है कि पूर्वांग जो राग होते हैं उनका गायन समय जो है वो कब से लेके कब तक होता है, तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, गज और टकोर से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं, ये हम लोगों को बताना है। कि मतलब ये देखिए क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा आप लोगों से ना प्लेइंग जो टेक्निक होती है ना, उधर से पूछा है कि आप किस तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। तो इसमें जो नाम दे रखा है गज और टकोर का नाम दिया है कि गज और टकोर से आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को जो है वो बजाते हैं, ये आपको इधर बताना है। तो देखिए सीधी सी बात है, ढोलक तो गज से नहीं बजता है ना, ये तो बहुत बेसिक है। तो ए जहाँ पे है उसको हटा देंगे, तो चलिए इसको हम एक तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो गया, राइट। और देखते हैं बीन भी देखिए ये सही नहीं होगा, तो सी भी हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, तो ऑप्शन हमें मिल गया। मतलब रावण हत्ता और एक तारा को किससे, गज या टकोर से बजाया जाता होगा। ओके आगे चलेंगे। पद्मश्री पूना राम निषाद छत्तीसगढ़ लोक संगीत के किस रूप के कलाकार हैं। देखिए फिर से ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा कलाकार से रिलेटेड है, वो भी फोक। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पांडवानी। ओके नेक्स्ट, तबला की एकल प्रस्तुति को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये हमें बताना है कि तबले में जब हम सोलो करते हैं ना, जब तबला वादक जो है जब वो अपना सोलो परफॉर्मेंस देता है तो वो सबसे पहले क्या बजाते हैं, तो उस क्रम के हिसाब से हमें बताना है।
तो देखिए, अगर आपने यूनिट 1 के अंदर टर्म्स पढ़े होंगे ना, जो कि मैंने मेंबरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए डाल भी रखा है अपने ही चैनल पे, तो वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया है, ये सारी टर्म्स के बारे में बताया है। तो पेशकार एक ऐसा हिस्सा होता है प्रस्तुति का जो सोलो परफॉर्मेंस में तबला के सबसे पहले बजाया जाता है ना। पेशकार की डेफिनेशन ही क्या होती है? ओपनिंग एक्ट ऑफ तबला। तो सबसे पहले देखिए सी ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है किस ताल युगम में तालियों की संख्या जो है वो समान होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन सही होगा, रूपक एंड तीव्रा, क्योंकि दोनों में ही मात्रा जो है ताली की वो समान होती है। 72 मेल योजना के 12 चक्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका देखते हैं आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, नेत्र जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, तो बी देखते हैं। यस, यहाँ पे है, तो 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2 विषम ग्रहों का चयन कीजिए, है ना। 2 विषम ग्रह के अंदर ये आपको पता होगा, ताल के 10 प्राण अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ग्रह होते हैं, है ना। ग्रह के अंदर भी फिर सम और विषम होता है, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, ताल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। ताल के 10 प्राण, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सम तो हम हटा ही देते हैं, है ना, क्योंकि सम जो है वो विषम में बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ए देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना, वो अतीत और अनागत होना चाहिए। तो सी और ई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहत जैसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब ग्रहों में, है ना, तो ये तो नहीं होता है, तो बी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो फर्स्ट आंसर जो है वो सही है, अतीत और अनागत। ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर जी ने जो नोटेशन सिस्टम बनाया था, जो इंट्रोड्यूस किया था, वो कौन सा है? बहुत इजी है, आकार मात्रिक नोटेशन सिस्टम। आपके यूनिट 1 में ये पढ़ने को भी दे रखा है। निम्नलिखित में से किसे 9वें और 10वें रस के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि भरत जी ने 8 रस दिए थे, जिसमें शांत रस बिल्कुल नहीं था। तो हम सी देखते हैं कहाँ पे है। सी तो बहुत जगह पे है, तो यहाँ तो एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, तो भयानक को हटा देते हैं, क्योंकि भयानक तो देखिए 8 रसों में था, है ना। तो ए हटाते हैं, ए इसमें से भी हटा देते हैं। अच्छा, ये एक ही हटा है। फिर और देखते हैं, वात्सल्य आप लोगों को पता होगा, ये भी 8 रस में नहीं था, तो बी और सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ गमक डिस्क्राइब्ड इन संगीत रत्नाकर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 15 है। ओके, आप सभी को आई होप ये आंसर जो है पता होगा। निम्नलिखित कलाओं को उनके अवरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ये जो हमारा कला वाला यूनिट नंबर आई थिंक 3 है, जो हमारा कलाओं वाला जो सेक्शन है ना, उधर से ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए अवरोही के क्रम में पूछा है ना, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। ओके, अब देखिए, ये जाति से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से ताल की जाति कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि एक ताल की जो जाति है वो तिस्र मानी गई है, तो सी को हम 4 में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। देखिए, एक ही जगह पे है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब रूपक की जो जाति है वो किस तरीके की है? मिश्र है, बिल्कुल सही है। झप ताल की कैसी है? खंड जाति है, एक ताल का मैंने आपको बताया। और मत ताल की कैसी है? संकीर्ण है, ठीक है। देखिए, ये फिर से रिसर्च से क्वेश्चन आया है, यूनिट नंबर 4। इसमें आपको रिसर्च प्रोसेस जो होता है उसके स्टेप्स के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। तो आप सब ने ये ऑब्वियसली पेपर 1 में भी पढ़ा होगा, राइट। पेपर 1 में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही देखिए कुछ ऐसा है कि सारे ही ऑप्शन ई दे रखे हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। पर जब हम रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो मतलब बी जो है वो उसके बाद आना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है वो सही होगा उस हिसाब से, ठीक है। पहले ये हो जाएगा, रिसर्च प्रॉब्लम आप फॉर्मुलेट कीजिए, फिर लिटरेचर रिव्यू कीजिए कि देखिए उस पर कितना काम हुआ है ना, किस तरीके से काम हुआ है, क्या गुंजाइश है कि काम कितना हो सकता है उस टॉपिक पे। फिर आप उस हिसाब से अपना सिनॉप्सिस तैयार कीजिए, फिर उसके बाद आप डाटा कलेक्ट कीजिए और एंड में अपना रिसर्च रिपोर्ट बनाइए। ओके।
निम्नलिखित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन भी देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है कि किसको वो अवार्ड जो है वो मिला है, और आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब ये ऐसे लगाना है कि सबसे पहले जिसको मिला होगा, है ना, इनमें से सबसे पहले जिसको मिला, फिर एंड में जाते जाते मतलब जिसको लेटेस्ट मिला, है ना। तो ये उस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको जीवनियाँ अच्छे से रटी हुई होंगी और अच्छे से याद होंगी, है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो 4 है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जिया मोइनुद्दीन डागर जी का नाम सबसे पहले आएगा, जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन लोगों में से मिला है, ठीक है, मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद आता है किशोरी अमोनकर जी, फिर उसके बाद फिरोज़ दस्तूर जी, ठीक है, फिर उसके बाद जितेंद्र अभिषेकी जी, देन उसके बाद MS गोपाल कृष्णन जी, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़, आई होप आप सभी को पता होगा कि ये जितने आर्टिस्ट हैं ना, ये क्या करते हैं, मतलब किस आर्ट के ये आर्टिस्ट हैं, है ना। आई होप आपको समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप इसको पता कीजिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अगला क्वेश्चन बने वो इन्हीं किसी आर्टिस्ट में से पूछ लिया जाए। तो इसीलिए ऑप्शन से भी आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो आपको ऑप्शंस जो हैं उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और उनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें पूछा है कि भीम पलासी को कर्नाटक म्यूज़िक में जो है वो मतलब किसकी तरह कर्नाटक म्यूज़िक में राग भीम पलासी की तरह कौन सा एक राग है जो है वो, तो है आवेरी। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे कि पूछा है कौन से वोकलिस्ट ऐसे हैं जो आगरा घराने के ख्याल से अपना संबंध जो है वो नहीं रखते हैं। देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो तानरस खान जी तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, इसको हटाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आया है कि आपको ये बताना है डू नॉट बिलोंग। बच्चे क्या करते हैं, डी को ही एलिमिनेट करने लग जाते हैं, वो नहीं करना है। हमें ये बताना है ऑप्शन में ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो आगरा घराने से नहीं हैं, और वो ही हमारा आंसर होगा। तो जैसे तानरस खान नहीं है तो देखिए डी सब में ही दे रखा है, पर इसमें नहीं दिया, तो ये तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे और कौन नहीं है। देखिए ये गुलाम मुस्तफ़ा खान जी भी इस घराने से बिलोंग नहीं करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो उस तरीके से तो ये होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, जिसके अंदर गुलाम मुस्तफ़ा खान जी नहीं है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे जो अभी हमने एक ऑप्शन हटाया, तानरस खान जी और उस्ताद फ़कीर हुसैन खान जी, ठीक है। आगे देखते हैं गंगूबाई हंगल संगीत कला एवं प्रदर्शन कला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है। तो देखिए इसका राइट आंसर है मैसूर, ठीक है। इसमें से पूछा है कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बांसुरी वादक नहीं हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा MS गोपाल कृष्णन, क्योंकि ये तीनों ही बड़े ही जाने माने बांसुरी वादक हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है स्वर सम्राट की जो उपाधि है वो इनमें से कौन से आर्टिस्ट को दी गई है। तो ये भी देखिए जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अली अकबर खान जी। विच लयकारी विल बी नोन बाय प्लेइंग एक ताल इन 3 ताल। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सी लयकारी बजेगी अगर हम एक ताल को 3 ताल के अंदर बजाएंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो पौनगुन होगा। तो ये भी देखिए ताल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जिसको लयकारी अच्छे से जिसने पढ़ी है वो ही इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब इसमें बताना है कि राग श्याम कल्याण को मतलब इसमें से कौन सा फ्रेज़ ऐसा है जो श्याम कल्याण का है, ये हमें बताना है। तो देखिए जहाँ पे गामा रेसा है वो फ्रेज़ तो बिल्कुल श्याम कल्याण में होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे तीव्र मध्यम नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर है सीधा सीधा ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राग श्याम कल्याण जो है वो कामोद और कल्याण के मिश्रण से ये राग बना है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्रुपद की वाणी से रिलेटेड है, ध्रुपद की बानियों से रिलेटेड है। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सी बानी के अंदर कौन सी गीति का प्रयोग होता है ना। तो आपको पता होगा गौबरहार बानी में शुद्ध गीति का प्रयोग होता है, ठीक है, और डागर में जो है वो भिन्न का होता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं। अच्छा 4 तो सब हर जगह दे रखा है, बी यस 2 देखिए यहीं दे रखा है, और अच्छा यहाँ पे भी दे रखा है। तो हमें खंडार का भी पता होना चाहिए, तो बहुत इजी है, जो कि है वेसरा।
तो अब देखते हैं 1 किधर है, इधर है, बट ये जो है, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट होगा। ओके, अब इसमें आपको मेजर टोन का वैल्यू पूछा है सर्वर्ट सिस्टम में, तो इसका राइट आंसर जो है वो 51 सर्वर्ट है, ठीक है, जो कि मेजर टोन की वैल्यू है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 51 सर्वर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा सीधा ग्रंथ से आया है, बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है यहाँ पे। भरत भाष्यम जो है वो नान्यदेव जी की मतलब उनके द्वारा लिखा हुआ है ये ग्रंथ। तो डी का 1 बहुत जगह पे दे रखा है। ओके, तो संगीत समय सार ग्रंथ जो है वो पार्श्व देव जी के द्वारा लिखा गया है, आप सभी को पता होगा। तो ए का 3 देखते हैं यहाँ पे है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके हिसाब से राग विबोध ग्रंथ जो है वो सोमनाथ जी के द्वारा लिखा है, और तत्व विबोध जो है वो श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, शारंगदेव द्वारा उल्लेखित विकृत स्वरों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये स्वर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो शारंगदेव जी ने जो स्वर दिए थे ना, जो उनके नाम दिए थे, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो ये बनाया गया है। तो इसका भी क्रम हमें बताना है, राइट। तो क्रम के हिसाब से हम देखते हैं, चलिए इसमें आप खुद ही दिमाग लगाइए कि प तो एकदम बाद में ही होना चाहिए, है कि नहीं। प जो है वो एकदम बाद में ही होना चाहिए। तो आप अगर उस तरीके से भी दिमाग लगाओगे तो 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये तो सबसे पहले हटा देंगे, ठीक है। चलिए ये 2 ऑप्शन है। अगर मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर बाई चांस आपको याद नहीं है, बट अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन को देखिए एकदम हताश नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, आपको एंड तक ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बट अभी ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। बट जब तक नहीं है तब तक प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट किया कीजिए, ठीक है। तो ये तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि ये सबसे एंड में आना चाहिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि सी दे रखा है पहले में, अंतर्गंधार। अच्छा देखिए, साधारण गंधार जो है ना वो सबसे पहले आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 4 हमारा राइट आंसर होगा। अंतर्गंधार बाद में आता है, साधारण गंधार जो है वो पहले आएगा। तो उस हिसाब से हमारा 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ रखा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है इजी लगा होगा, क्योंकि देखिए भिंडी बाजार घराना तो देखिए सबसे पहले नहीं ही होगा, है ना। तो ए हटाते हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मेवाती भी हटा दीजिए, ठीक है। सी हटा देंगे, यहाँ से हटा देते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो मतलब दरभंगा, बेतिया और सहारनपुर घराना जो है वो ध्रुपद के घराने माने जाते हैं। अब इसमें पूछा है अध्याय संख्या के आधार पे अवरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में हमें ये बताना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो वो ही ग्रंथ आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हैं, क्योंकि ये हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भरत भाष्य हो जाएगा, फिर उसके बाद वेंकटमुखी जी का जो ग्रंथ है वो हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा प्रणव भारती है, देन सुधा कलश जी का ग्रंथ, एंड देन उसके बाद महाराणा कुंभ जी का ग्रंथ संगीत राज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें गायन समय के हिसाब से आरोही क्रम के हिसाब से लगाना है। तो देखिए इस ऑप्शन में सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, सोहनी जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद सारे राग होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है ये, ठीक है। तो मतलब पहले सोहनी होगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जौनपुरी, देन भीम पलासी, एंड देन मारवा, एंड देन उसके बाद छायानट। छायानट ऑब्वियसली रात्रि का राग है, तो ये तो सबसे एंड में ही आएगा, और मारवा 4 से 7 के बीच का है। तो अगर आप वैसे भी दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। आगे देखते हैं कि स्टाफ नोटेशन सिस्टम में वेस्टर्न म्यूज़िक का ये क्वेश्चन है, उसके अंदर कितने टाइप के क्लेफ जो है वो माने गए हैं। तो देखिए टेनोर क्लेफ तो होता ही है, राइट। तो देखते हैं ए कहाँ पे है, एक, अच्छा ए हर जगह दे रखा है, ओके। ब्रिज क्लेफ तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, तो इसको तो पहले हटा देंगे, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से भी हटाते हैं। उसके बाद देखो कैनॉन क्लेफ, ये भी कुछ नहीं होता है, कुछ भी नाम दे रखा है। तो उस हिसाब से जो हमारा सही होना चाहिए ऑप्शन, वो 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ओके। अब इसमें से ये पूछा है कि कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो ओमकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इधर सभी को पता होगा कि प्रणव भारती तो देखिए लिखा ही गया है, पर इसके साथ साथ एक और बुक है जो लिखी गई है, वो है संगीतांजलि। तो बी और डी इसका राइट आंसर होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 4। शारंगदेव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर में उल्लेखित
गमक के प्रकार, अब देखिए पहले गमक का नंबर पूछ लिया और यहाँ पे देखिए सीधा सीधा गमक का नाम पूछा गया है, जो कि आपका यूनिट 1 का टॉपिक है। सीधा सीधा वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सतुरित तो कुछ नहीं होता है, तो इसको हटाइए, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं सफुरित है, बिल्कुल सफुरित जो है वो होता है, तो बी तो हर जगह दे रखा है, ठीक है। फिर हम गुम्फित कुछ नहीं होता है भाई, तो इसको हटा देंगे, है ना। ये नाम बस आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। हुम्फित होता है, गुम्फित तो कुछ नहीं होता, तो डी हटाते हैं, यहाँ से डी हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, इसमें पूछा है कि सूरबहार के आर्टिस्ट कौन से हैं, है ना, कलाकार कौन से हैं। अन्नपूर्णा देवी जी तो बिल्कुल होनी चाहिए, तो ए तो देखिए हर जगह दे रखा है, और साथ ही साथ पुष्पराज कौष्टी जी भी होना चाहिए, तो इसके साथ मतलब ए और ई सही होगा, तो ये सही आंसर है। ओके, तो ये पूछा है षडज ग्राम के दैवत को अगर हम क्या मान लेंगे कि मध्यम ग्राम की रचना हो जाएगी, तो मतलब ये सॉर्ट ऑफ मूर्छना वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंतर्गंधार होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर से ये कर्नाटक राग के नाम और हमारे उत्तर भारतीय संगीत के जो नाम होते हैं ना हिंदुस्तानी, उस टाइप का ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है। मालकौन सबको पता होगा हिंडोलम होता है, ठीक है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। दुर्गा शुद्ध सावेरी, तो चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से। ए का 3 कहाँ है, बहुत जगह है, ओके। सी का 4 कहाँ है, यहाँ पे है, पर ए का 3 यहाँ है, तो 4 राइट आंसर होना चाहिए। बिलावल को सभी को पता होगा शंकर भरणम बोलते हैं, ठीक है, और भैरव को माया मालव गॉड। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने तबले की संगति को नया आयाम प्रदान किया, तो देखिए किशन महाराज जी का नाम बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वही कलाकार थे जिन्होंने तबले की संगति को एक नया आयाम प्रदान किया है। अगर आपने इनका जीवनी पढ़ा है तो आपको ये बड़े आसानी से पता होगा। मतंग ने कितनी गीतियाँ दी थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो 7 दिया था, तो ये सही आंसर होना चाहिए। सर्वप्रथम मेल राग वर्गीकरण का सूत्रपात किसने किया था, तो देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, विद्यारण्य जी का नाम जो है वो आता है, तो 4 ऑप्शन सही है। रात्रि के द्वितीय पहर के 2 राग बताइए कौन कौन से हैं, तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाया हुआ है कि जब राग खमाज बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है। अगर आपने मेरा राग खमाज वाला वीडियो देखा है तो आपको उसमें मैंने बहुत आसानी से बताया कि भैया जो खमाज थाट के राग होते हैं ना, वो सारे ही रात के दूसरे प्रहर में गाए जाते हैं। तो अब भाई यहाँ से चुन लो, क्योंकि देश जो है वो खमाज थाट है, तो ई तो होगा ही, तो ई देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर नंद जो है वो खमाज थाट का राग नहीं है, वो कल्याण थाट का राग है, राइट, तो इसको हटाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं, गोरख कल्याण जो है वो खमाज थाट का है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में मिजराब को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता था। मिजराब को और क्या बोलते थे, ये उधर से क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, और इसका राइट आंसर है नखी। ओके, पूर्या कल्याण के फ्रेज को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पूर्या कल्याण के अंदर रे जो है वो कोमल होता है, पर धा जो है वो शुद्ध होता है भाई, कोमल नहीं होता है ना, क्योंकि पूर्वांग में पूर्या होता है और उत्तरांग में कल्याण होता है, तो धा तो नहीं कोमल नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, ठीक है। और देख लेते हैं, नीरे म ग रे सा नीधा नीसा, तो अगर आप ये फ्रेज देखोगे तो ये सिर्फ पूर्या बन रहा है, पूर्या कल्याण नहीं बन रहा है, राइट। तो उस हिसाब से ये देखिए ये एकदम सही है, क्योंकि ये पूर्या भी आ गया इसमें और हमारा कल्याण भी आ गया है, तो ये राइट आंसर होगा। प्रबंध के अंग निम्नलिखित में से कौन से हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर। वैदिक काल में तंत्री वाद्य यंत्रों का सामान्य नाम क्या था, तो ऑब्वियसली बात है वीणा ही होना चाहिए, वेणु तो नहीं होगा क्योंकि वो सुशिर में चला जाएगा, राइट, तो 3rd इज द राइट आंसर। स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार सरोद का सही नाम क्या है, तो देखिए उनके हिसाब से सरोद का सही नाम शारदीय वीणा है, तो 4 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन बना है वो जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है ना म्यूज़िक के, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना 1901 में हो गई थी, ठीक है, और जो हमारा मैरिज कॉलेज है उसकी स्थापना जो है वो 1926 में हुई थी, राइट। तो डी का 3 तो यहाँ पे है, तो यही सही है, मतलब हमारा D3 2 जगह है, अच्छा, बट
सी का 1 तो एक ही जगह पे है ना, यहाँ पे है, तो सेकंड इज़ दी राइट आंसर। मतलब इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय जो है 1956 में, राइट। और फिर हमारा बचता है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं ललित कला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2008 में, मतलब हाल ही में हुई थी। कन्नड़ा अंग के 2 पदबंध निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला तो गामारेसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आंसर होगा गामारेसा होना चाहिए। और फिर हमारा नीपा, यस, ये 2 अंग जो है वो कन्नड़ा अंग माने जाएंगे। तो 4 ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे देखेंगे सवई गंधर्व संगीत समारोह कहाँ होता है? बहुत ही फेमस फेस्टिवल है ये म्यूज़िक का, और ये पुणे में होता है। आई होप आप सभी को पता होगा। तो ए का 3 देखते हैं, बहुत सारी जगह है, चलिए ये तो एलिमिनेशन नहीं लगेगा। हरिवल्लभ ये भी बड़ा जाना माना है, जालंधर में होता है। तो सी का 1 देखते हैं, यहाँ पे है, तो उस हिसाब से ये सही आंसर होगा, ठीक है। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, और सप्तक संगीत समारोह जो है वो कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है। संगीत समय सार के ग्रंथकार कौन है? तो सबको ही पता है, ये अभी पीछे भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। पार्श्वदेव इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कलाकारों को उनके द्वारा भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने, अब देखिए ये भारत रत्न वाला जो है बहुत ही रिपीटेड हो चुका है और बहुत बारी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को, आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। और इसका जो राइट आंसर है तो सबसे एंड में तो डी ही आएगा, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी भी हो रखी है। और सबसे पहले जो नाम आएगा वो आप बताइए कौन सा होना चाहिए? MS सुब्बुलक्ष्मी जी का होना चाहिए, राइट। तो सी देखते हैं कहाँ है, 2 जगह पे है, ओके। इनके बाद जो मिला था वो पंडित रविशंकर जी थे, तो ए जो है वो होना चाहिए। तो दिस इज दी राइट आंसर। संगीत रत्नाकर में वर्णित गायकों के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? श्रावक तो होगा ही, तो बी देखते हैं, काफ़ी जगह पे देखिए इसीलिए दे रखा है। और आयत कंठ ये भी होना चाहिए, तो 4 इज द राइट आंसर। मध्यम ग्रामिक मूर्छना मार्गी का आरंभिक स्वर क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निषाद। निम्नलिखित तालों को उनकी तालियों की आरोही संख्या के अनुसार बताइए। तो ये भी बड़ा इसी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो ताली देखिए दादरा में तो एक ही बार होती है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे बी सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद धमार में ताली 3 बार होती है, ठीक है। और रूपक में ताली 2 बार होती है। तो अगर हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बी के बाद ए होना चाहिए। तो यस, 4th इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो दादरा, रूपक, एंड देन उसके बाद धमार, देन उसके बाद आड़ा चौताल, और फिर रुद्रताल, ओके। भैरवी थाट के 2 रागों के नाम हमें बताने हैं। बहुत ही इजी है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मुल्तानी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, राइट। और फिर हमारा बिलास खानी तोड़ी होना चाहिए। भैरवी पूछा है, देखिए भैरव नहीं पूछा है। तो उस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो ए और सी इसका राइट आंसर होगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। मतलब बिलास खानी तोड़ी और मालकौस जो राग हैं ये भैरवी थाट से बिलोंग करते हैं। अब मेहर सेनिया घराने के जो आर्टिस्ट हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए घराने से रिलेटेड थोड़ा पूछा गया है। तो इसके अंदर ये सारे जो नाम देख रहे हैं ना, सुजात खान तो बिल्कुल ही नहीं होगा, विलायत खान भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी ई हटाएंगे, बी तो यहाँ भी है, ये ई यहाँ पे भी है। शाहिद परवेज़ जी भी नहीं होगा, इसको भी हटा देंगे। फिर उसके बाद हमें एक ही ऑप्शन मिलता है जो थोड़ा अटपटा भी है, बहादुर खान और नित्यानंद हल्दीपुरी। ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा अगर आपने इस घराने को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ओके। गज़ल से संबंधित पद शब्द मतलब निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो देखिए रेखता तो नहीं होगा, है ना, रेखता अलग चीज़ है, ठीक है। और नज़म भी अलग है, जैसे गज़ल है वैसे नज़म होता है, वैसे रेखता होता है। तो ये बी और डी तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हटाओ, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, क्या बच गया? मक्ता, मतला और अशआर। तो ये 3rd ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओके। अब इसमें पूछा है कि नोटेशन सिस्टम जो है वेस्टर्न म्यूज़िक का वो इनमें से कौन कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये तो होता ही है, ठीक है। और ये भी है, कॉर्ड्स नोटेशन सिस्टम करके तो कुछ भी नहीं था, आप सभी को पता है, और चीव है। तो ACE इज़ द राइट आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। विपंची वीणा जो नाट्य शास्त्र में था, नाट्य शास्त्र काल में था,
भरत के काल में जो था उस वीणा के अंदर कितनी तारें थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 9। वेरी इजी क्वेश्चन। सारंगी आर्टिस्ट टू रिसीव बिस्मिल्लाह खान अवार्ड ऑफ संगीत नाटक अकेडमी फॉर द ईयर 2020 वो कौन सी हैं। अब देखिए करंट अफेयर से भी ये क्वेश्चन बनने लगा है म्यूज़िक के अंदर, तो ये करंट अफेयर अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये उधर से क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर्ष नारायण, ठीक है। दिस इज़ दी राइट आंसर। आगे देखेंगे किस सप्तक में 22 श्रुतियाँ सिद्ध करने के लिए भरत द्वारा प्रयुक्त विधि पद्धति का नाम है। तो देखिए वो है श्रुति निर्देशन, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। राग मालकौंस की जो रागनी है ना, हनुमत मत के अकॉर्डिंग वो कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए ये बहुत डीप क्वेश्चन है और बहुत टफ भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तोड़ी और गौरी। तो फर्स्ट इज़ दी राइट आंसर। अब ये हमें राग से रिलेटेड क्वेश्चन है, राग पहचानने हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा बिलास खानी तोड़ी जो है वो सारे गापा धसा जाता है, राइट। आपको ये लग सकता है बट देखिए ध्यान से देखोगे ना, ये भोपाल तोड़ी ही है पूरा। तो सी का 2 देखिए कहाँ है, 2 जगह पे दे रखा है। चलिए दूसरे राग निकालते हैं और देखते हैं। अभी देखिए सारे मापा ध मापा ग रे सा, सारे मापा है तो ये कोमल ऋषभ आसावरी होगा। तो डी का 1 देखते हैं, डी का 1 यहाँ पे है, ओके। तो बिलास खानी तोड़ी जो है मुझे वो इनमें से ये लग रहा है, ये वाला। तो ए का 3 देखते हैं, ए का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, पर डी का 1 तो यहीं है। तो 3 इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट राग देखते हैं, राग और रागांग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। तिलंग जो है वो खमाज से उससे रिलेटेड होता है। तो बी का 4 देखते हैं कहाँ है, 2 जगह है, अच्छा ठीक है। और ये तो 4 इसका हो गया तो बिल ये तो नहीं होगा, राइट। तो और देखते हैं पीलू जो है वो काफ़ी का है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से ए का 3 कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं फिर बचा क्या है हमारे पास। देसी में रागांग जो है वो आसावरी का भी देखा जाता है। तो उस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, देखिए है ना, ये ऑप्शन सही है। कौन सी कानड़ा में मालकौंस अंग होता है, आप सभी को पता होगा। अब ये पूछा है घराने से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ओमकार नाथ ठाकुर जी ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सी का 1 एक ही जगह दे रखा है, तो ये थर्ड ऑप्शन इज़ दी राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं श्री राग जो है उसकी रागनी शिवमत के हिसाब से हमें यहाँ पे बतानी है। ये क्वेश्चन भी देखिए टफ है थोड़ा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले त्रिवेणी है, फिर उसके बाद गौरी, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा केदार, देन मधुमाधवी एंड देन पहाड़ी। ये वाद्य यंत्र है और उनके कलाकार से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देबू चौधरी जी बहुत ही फेमस और बहुत अच्छे सितार वादक रह चुके हैं, आप सभी को पता होगा। तो बी का तो 4 होना चाहिए, तो बी का 4 2 जगह दे रखा है। ब्रिजभूषण काबरा जी गिटारिस्ट हैं, है ना। तो सी का 1 होगा, सी का 1 देखिए यहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, बट बी का 4 यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो 4th इज़ दी राइट आंसर। अब इसमें पूछा है कि सी शार्प जो है वेस्टर्न म्यूज़िक का, उसके एन हार्मोनिक्स जो है वो क्या है। तो देखिए तो डी फ्लैट होना चाहिए एक तो, और साथ ही साथ बी डबल शार्प होना चाहिए। तो 4th ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। अब इसमें से पूछा है कौन सा कल्याण थाट का राग है, तो चलिए देख लेते हैं। शुद्ध कल्याण है, भोपाली है, ठीक है। देशकार देखिए कल्याण थाट से बिलोंग नहीं करता है, इसको हटाइए, इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, ठीक है। भोपाली देखिए बी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, शुद्ध कल्याण भी है और हमारा छायानट भी है, तो सेकंड इज़ दी राइट आंसर। बिहाग का जो है बिलावल थाट में इसको रखा गया है, तो ये भी नहीं होगा। हीराबाई बड़ोदकर वॉज एन आर्टिस्ट ऑफ, तो देखिए ये किराना घराना से इनका संबंध रहा है, तो सेकंड इज़ दी राइट आंसर। आगे देखेंगे निम्नलिखित वाद्य यंत्रों को उनकी मुख्य तंत्री की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में जो है वो हमें लगाना है। तो आप सभी को पता होगा संतूर जो है वो देखिए सबसे एंड में ही आना चाहिए, राइट। और पेन्ना जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा सारंगी होना चाहिए, तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मसीद खानी गत में कितनी मात्राएं होती हैं, इसका आंसर 16 होना चाहिए, ओके।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से संगीत चूड़ामणि मानसोल्लास ग्रंथ जो है वो पहले आने चाहिए, जिसमें से मानसोल्लास पहले आएगा, उसके बाद संगीत चूड़ामणि आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 4th होना चाहिए, है ना। ये देखिए C B, देन उसके बाद राग तारंगिणी, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा संगीत राज एंड देन संगीत परिजात। शुद्ध छाया लग संकीर्ण राग वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से संकीर्ण राग जो है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। बसंत और मारवा तो नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र राग है, दोनों ही, है ना। तो A और C जहाँ है उसको हटाएंगे, यहाँ पे ही है, ठीक है। और देखते हैं, जयजयवंती जो है वो एक संकीर्ण राग माना जाना चाहिए। मालगुंजी भी है, तो उस हिसाब से तो D, यस, 4th इज़ द राइट आंसर, ठीक है। गौड़ सारंग भी जो है वो संकीर्ण राग के अंदर ही आएगा। हमारी जो गायन विधाएं हैं उसके जो कलाकार या जो आर्टिस्ट हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो उस हिसाब से हमें बताना है। आप सभी को पता होगा कि ठुमरी के लिए तो शोभा गुर्तु जी का नाम ही जो है वो लिया जाता है। तो C का 1 देखते हैं कहाँ पे है। C का 1 दो जगह पे दे रखा है, तो सबसे पहले बाकी ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। चंदन दास जी, आप सबको पता है कि ये एक गज़ल सिंगर है, तो ये हो जाएगा। तो हमारा ये B का 4 इधर है, इधर भी है। चलिए और देख लेते हैं। टप्पा के लिए जो है वो इनकी गायकी, मालिनी जी की जो गायकी है वो टप्पा विधा के लिए बहुत ही फेमस थी, तो इस हिसाब से D का 3 एक ही जगह पे है, तो 4th इज़ द राइट आंसर। नाट्य शास्त्र काल के 2 गैर तंत्री वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं, ये हमें बताना है। गैर तंत्री वाद्य बताने हैं, मतलब हमें वो वाद्य बताना है जो तत्ववाद्य नहीं है ना। तो प्रणव तो नहीं है क्योंकि ये अवनद वाद्य है, तो B देखते हैं, काफ़ी जगह पे B दे रखा है। झल्लरी भी नहीं होगा, तो 4th इज़ दी राइट आंसर, ओके। राग में स्वरों की अवरोही संख्या के अनुसार शुद्ध और विकृत स्वरों की गणना के हिसाब से, अच्छा इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा शुद्ध और विकृत स्वर को मिला के सबसे ज़्यादा स्वर कौन से राग में है और सबसे कम किस में है। तो सबसे ज़्यादा वाला हमें सबसे पहले उठाना पड़ेगा, राइट। इसमें से देखिए दुर्गा जो है वो मेरे ख्याल से सबसे एंड में आएगा। देखिए सब, तभी यहाँ पे सारे ऑप्शन C दे रखे हैं। पीलू जो है वो सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि उसके अंदर 12 के 12 स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है। पीलू सबसे पहले आएगा, उसके बाद देखिए मियाँ मल्हार आना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो E एंड A यहाँ पे है, तो 4th इज़ दी राइट आंसर। मध्यम ग्रामिक मूर्छना के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं, ये हमें बताना है। देखिए ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो इसको हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ से बचता है हमारे पास ये और ये। AC तो कॉमन ही है, ऑब्वियसली ये दोनों तो मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं ही। मार्गी जो है ना, देखिए वो मध्यम ग्राम की मूर्छना है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। मोदूबाई कुंडेरकर निम्नलिखित में से किसकी शिष्या थी, ये हमें बताना है। अगर जीवनी पढ़ी है तो इसका आंसर आप आराम से दे देंगे, और इसका आंसर है अलादिया खान जी। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको क्या बोला जाता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसको बोलते हैं मतला। तो घात शब्द जो है वो एक तंत्री वीणा के लिए ऐसा बोला गया है कि यूज़ हुआ है, तो 1st इज़ दी राइट आंसर। आपको पखावज लगेगा, पर पखावज इज़ नॉट दी राइट वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। फिर ये देख लेते हैं, ये सारा पैसेज पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा आप क्वेश्चन देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। काल सिद्धांत के अनुसार रागों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, ये आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर जो है वो 3 होगा। 3 होगा, मतलब 3 के उस तरीके से इसको विभाजित जो है वो किया है, तो 2nd इज़ दी राइट आंसर। निम्नलिखित में से संधि प्रकाश राग कौन सा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। भैरव जो है वो संधि प्रकाश राग है, प्रातःकालीन, है ना। आगे देखेंगे, रागों के काल सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है, तो देखिए सर्वप्रथम तो नारद जी ने ही किया है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। द ट्रेडिशन ऑफ टाइमली रेंडिशन ऑफ रागा रिजल्ट्स इन, मतलब जो ये हम रागों का जो ये समय जो है ना, कि समय के हिसाब से ही हमें रागों को गाना चाहिए, उसका क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, ऐसा क्यों बनाया होगा कि हर एक राग का अपना एक समय है, तो उससे मतलब क्यों बनाया होगा। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या होगा कि ताकि राग का जो इफ़ेक्ट है वो और रहे, अच्छे से रहे, शायद इसलिए ऐसा होता है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। काल सिद्धांत के अनुसार राग यमन के गायन का समय क्या होना चाहिए, तो देखिए 4 से 7 तो नहीं होगा क्योंकि ये संधि प्रकाश का टाइम होता है,
तो ये राइट आंसर माना जाएगा। तार की लंबाई दुगनी करने से ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए, तार की लंबाई दुगनी करने से क्या होगा ना कि ध्वनि की जो आवृत्ति है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा। आगे देखते हैं, मूल स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वर आवर्तकों को कहा जाता है, इसको उपस्वर बोला जाता है। ठीक है, इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। तो देखिए, ग्लास के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, तो 4 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, ग्लास के अंदर जो है वो साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, 4th इज़ द राइट आंसर। द वेव ऑफ वाटर एज पर द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, ये आपसे ध्वनि साउंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बट ध्वनि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप बड़े आराम से दे पाएंगे, और इसका राइट आंसर है ट्रांसवर्स वेव। ओके, आगे पूछा है कि अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 240 है तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सेगमेंट हार्मोनिक। तो देखिए, ये सहायक नाद जो आपने अगर पढ़ा है टॉपिक, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर 240 है तो थर्ड सेगमेंट जो है वो 720 होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड इज़ दी राइट आंसर। 3 सेगमेंट यहाँ पे क्योंकि पूछा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। थैंक यू सो मच।